दोस्तों, आज हमारे साथ हैं श्री संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य। संजय सिंह जी का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। इस देश में जो भी व्यक्ति लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक राजनीति को देखता समझता है और जिसने लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब प्रतिरोध की राजनीति, एक जुझारू संघर्ष माना है, वो संजय सिंह के नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ है। संजय जी लोकतंत्र की मशाल जलाए रहते हैं सदन के भीतर और बाहर। नरेंद्र मोदी के सामने, उनके चेहरे के सामने अपनी मुट्ठी बांधकर उन्होंने सदन के अंदर नारे लगाए हैं। नरेंद्र मोदी ने उनको जेल भी भेजा, लेकिन इसके बावजूद ना उनकी संघर्ष क्षमता कम हुई, ना उनका इरादा कमजोर हुआ और वो उसी दबंग और बेबाक अंदाज में लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल, राजनीति की शुचिता का सवाल, इन तमाम सवालों को उठाते रहे। इस समय देश में सब हर तरफ चर्चा है। अयोध्या में जो राम मंदिर के अंदर से जबरदस्त सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, उसमें संजय जी उन पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, जब राम मंदिर बना भी नहीं था और उसके लिए भूमि खरीदी जा रही थी, उस समय उन्होंने भूमि घोटाले का प्रश्न उठाया था, उसके सबूत दिए थे। जो मौजूदा एसआईटी बनी है, योगी सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी के अध्यक्ष के पास भी वो गए और उनको सारे दस्तावेज सौंपे। लेकिन जैसा कि पहली नजर में लग रहा है, बड़े पैमाने पर इस घोटाले की सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा, नृपेंद्र मिश्र द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा, सबके द्वारा लीपापोती हो रही है। इन्हीं प्रश्नों के ऊपर आज हम संजय जी से चर्चा करेंगे। स्वागत है संजय जी आपका नई परख के मंच पर। और एक तरह जी से देखा जाए नमस्कार, तो आपके दर्शकों को नमस्कार। जी, एक तरह से देखा जाए तो नई परख के दर्शक लंबे अरसे से आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। कई सवालों पर मुझसे पूछा जाता था कि आप संजय जी को निमंत्रित कीजिए कभी इन प्रश्नों को, राजनीतिक प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए। संजय जी, आप अयोध्या गए और आपने एसआईटी के मुखिया को वो तमाम दस्तावेज सौंपे जिन दस्तावेजों से स्पष्ट तौर पर साबित हो जाता है कि राम मंदिर के लिए जो जमीनें खरीदी गई उसके अंदर कितना जबरदस्त सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मैंने एक हिसाब किताब भी लगाया है कि घोटाला कितना बड़ा है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई तो उस रिपोर्ट में केवल दान पात्रों में से हुई चोरी का ही हवाला था। शुरू में एसआईटी जब बनी थी तो हम लोगों को ये बताया गया था, जाहिर है कि अधिकृत सूत्रों से नहीं, लेकिन अखबारों के जरिए जो छवि हम लोगों के ऊपर पड़ी थी, वो छवि ये थी कि एसआईटी 3 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेगी। दान पात्रों से होने वाली चढ़ावे की चोरी के बारे में चर्चा करेगी, जमीन जो खरीदी गई है उसके घोटाले के बारे में चर्चा करेगी और मंदिर निर्माण होते समय टेंडरों पे हर भुगतान में जो 40% कमीशन खाया गया है उसकी चर्चा करेगी। लेकिन अब दिखाया ही जा रहा है कि एसआईटी का काम केवल चढ़ावा चोरी के बारे में ही चर्चा करना था और वो भी उन्होंने उसको केवल पिछले 40 दिन में हुई चोरी में सीमित कर दिया है। तो ये सब जो अयोध्या में लीपापोती हो रही है, इस लीपापोती को आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मसले में होने वाले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। संजय जी। देखिए, मैंने जब ये मुद्दा उठाया था, अगर उस वक्त योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जाग गई होती तो शायद आज ये दिन देश को नहीं देखना पड़ता। शायद आज ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था को चोट नहीं पहुंचती। लेकिन उस वक्त खाली मीडिया की खबरें बन के रह गई मेरी बात। मैंने थाने में तहरीर भी दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस वक्त दी थी। और आज सारी चोरी निकल के सामने आ रही है। 3 प्रकार की चोरी हुई है। चढ़ावे में चोरी, निर्माण में चोरी, जमीन के खरीद में चोरी। यानी कि एक इंजीनियर था जिसने बताया 40% कमीशन अनिल मिश्रा मांगता था। जमीन खरीद के संबंध में मैंने तमाम सारे कागजात दिए हैं, अभी इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। चढ़ावा चोरी कोई एक दिन का प्रकरण नहीं है, इसलिए यह खाली दिखाना कि 40 दिन में 70 बार चोरी हुई, यह पर्याप्त नहीं है। भाई, आपको उस समय से सारे रिकॉर्ड उठाने होंगे जिस वक्त महिपाल सिंह आरोप लगा रहा है। महिपाल सिंह कौन है? लेखा प्रभारी, जिसके देख रेख में चढ़ावे की गिनती होती थी।
महिपाल सिंह कौन है? आरएसएस और बीएचपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का कार्यकर्ता था और जो बड़ी निष्ठा के साथ आया था कि मैं यहां अपना जीवन समर्पित कर दूंगा, पूरा जीवन इसमें लगा दूंगा। उसने बताया 2021 में, मीडिया में भी आके बता रहा है, उसने बताया 2021 में कि भाई यहां पे चढ़ावे में चोरी हो रही है, और उसकी सूचना उसके मुताबिक चंपत राय को उसने दी, गोपाल राव को उसने दी, और उसको निकाल के बाहर कर दिया गया। तो भैया चढ़ावे की चोरी का हिसाब किताब तो आप उस वक्त से निकालेंगे ना, 2021 से। जांच तो वहां से होनी चाहिए ना। दूसरा, आभूषणों की चोरी हुई, उसकी जांच कौन करेगा? चांदी की चोरी हुई, शिलाओं की चोरी हुई, शिलाओं की चोरी तो बहुत पहले हो गई, जिसकी जानकारी संतोष दुबे दे रहे हैं, उसकी जांच कौन करेगा? 1260 प्राण प्रतिष्ठित शिलाएं चोरी हो गई, कौन जांच करेगा उसकी? अब आ जाइए जमीनों पे। अच्छा, जिस इंजीनियर ने बयान दिया, दीनानाथ वर्मा ने 40% कमीशन मांगने की बात कही उसने, तो भैया निर्माण कार्यों से जो लोग जुड़े रहे हैं उनसे पूछताछ हुई क्या? उसमें कोई घपला घोटाला पकड़ा क्या आपने? एसआईटी कह रही है हम दान और चढ़ावे की चोरी की जांच करेंगे, तो दान के पैसे से जो जमीन का घोटाला हुआ उसकी जांच हुई क्या? अब मैं एक एक करके जमीन के बारे में आपको बताता हूं। एक जमीन खरीदी जाती है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के द्वारा, कुसुम पाठक और हरीश पाठक से, और उसी दिन उसी समय 5 मिनट के अंदर वही जमीन जो 2 करोड़ में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से, 18.5 करोड़ में चंपत राय ट्रस्ट के जो महासचिव हैं उनको बेच दी गई। और विशेष बात यह है आपके दर्शकों को जानने के लिए अभय जी कि ऋषिकेश उपाध्याय तत्कालीन भाजपा का मेयर, और अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, ये लोग दोनों खरीद में गवाह हैं, दोनों खरीद में गवाह हैं ये। यानी कि सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी जब कुसुम पाठक हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीद रहे हैं, उसमें भी यही गवाह है। और जब ट्रस्ट को वही जमीन 18 करोड़ 18.5 करोड़ में बेची जा रही है, उसमें भी यही गवाह है। यानी कि जमीन का एक माफिया काम कर रहा है प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे, जो जमीन माफियाओं की तरह गैंग बना के काम कर रहा है। दूसरी जमीन पे आते हैं। एक जमीन है नजूल की जमीन। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आप जानते हैं नजूल की जमीन न खरीदी जा सकती है न बेची जा सकती। वो नजूल की जमीन चंपत राय ने, ट्रस्ट ने 24 करोड़ में खरीदी। अब आते तीसरी जमीन पे। एक जमीन है 9 करोड़ रुपए की, जो आलोक बंसल से ली जाती है 55 करोड़ 47 लाख रुपए में। अब आप अभय जी सोचिए कि उसी स्थान पे उससे बहुमूल्य और उपयोगी जमीन किसानों से लगभग 4000 बिस्वा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अधिग्रहित किया, 4,40,000 रुपए बिस्वा की दर से। तो भैया 4,40,000 की जगह तुम ज्यादा दिलदार थे 8 लाख दे देते, वैसे धर्म कर्म का काम था तो क्यों मुनाफा देना, लेकिन चलो 8 लाख दे देते, 10 लाख दे देते, मैं कह रहा हूं 15 लाख देते। 47 लाख रुपए बिस्वा वहीं पर राम मंदिर ट्रस्ट ने खरीदा है, चंपत राय ने खरीदा है, 47 लाख रुपए बिस्वा। एक जमीन है जो ऋषिकेश उपाध्याय मेयर का भतीजा दीप नारायण उपाध्याय, वो खरीदता है 20 लाख रुपए में, और 20 लाख रुपए में वो जमीन खरीद के भाजपा मेयर के भतीजे ने 2.5 करोड़ रुपए में चंपत राय को बेच दी। एक जमीन है 92 लाख की, वो 92 लाख की जमीन ट्रस्ट को बेची जाती है 5 करोड़ 60 लाख रुपए में। बताइए ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? एक जमीन है दान की मिली हुई जमीन, जो भाजपा के मेयर के भतीजे दीप नारायण को दान में मिलती है, वो जमीन 1 भी रुपए की नहीं, दान की जमीन, 0 पैसे की जमीन। और वो दान की जमीन मेयर का भतीजा ट्रस्ट को बेचता है 1 करोड़ रुपए में। ऐसे 13 दस्तावेज मोटे मोटे मैंने सौंपे हैं एसआईटी को, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लास 2 के बच्चे को भी आप बुला के बिठा लेंगे तो वो भी बता देगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है।
अच्छा लेकिन संजय अभी जी, तक किसी की गिरफ्तारी नहीं, अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, लीपापोती चल रही है। जी संजय जी, आपने एक अभी बात कही कि निर्माण कार्य से जुड़े लोगों से पूछताछ हुई कि नहीं हुई। तो निर्माण कार्य तो श्री नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हो रहा था। हाँ, तो निर्माण उनसे कार्य भी के जिम्मेदार पूछताछ तो होनी वो खुद चाहिए। थे। तो नृपेंद्र मिश्र से पूछताछ होनी चाहिए। अच्छा, देखिए और ये एक बात इसलिए पूरी मैं कर दूं, एक बात पूरी कर दूं, और अभी तक नृपेंद्र मिश्र ने 40% कमीशन खाने का जो आरोप लगाया है, जिस इंजीनियर ने आरोप लगाया था, उसका नृपेंद्र मिश्र ने खंडन नहीं किया है। अगर उनकी अध्यक्षता में हो रहा था, वो देश के बड़े नौकरशाहों में से एक हैं और उनको एक कुशल और योग्य प्रशासक भी माना जाता रहा है, इस बात को स्वीकार करने में हम लोगों को कोई हर्ज नहीं है। लेकिन या तो वो ये कहते हैं कि ये जितने आरोप लगे हैं सब झूठे हैं, एक पैसे का लेन-देन नहीं हुआ, हमने बिल्कुल सफाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में मंदिर बनवाया। तो सवाल इस बात का है कि नृपेंद्र मिश्र खंडन नहीं कर रहे, इसका मतलब वो खंडन करने की उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब कुछ ना कुछ तथ्य ऐसे हैं, वो जानते हैं खंडन करेंगे तो फिर उनके मुंह पे आएंगे, मुंह पे आएगी सच्चाई। अब उसके बाद उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हो रही है। वही दरअसल देखा जाए तो पंच हैं इस पूरे मसले के। जी देखिए, नृपेंद्र मिश्रा जी की खासियत ये भी है कि वो प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। बिल्कुल। अब उनसे कौन पूछताछ करेगा? आप बताइए, किसकी हिम्मत है जो नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछताछ करेगा? वो ये तो कह रहे हैं कि चढ़ावे में चोरी ही नहीं, डकैती हुई है, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि भाई चंपत राय तो बड़े त्यागी और तपस्वी हैं। तो ये तो दो तरह की बातें हो गई ना। भाई अगर चढ़ावे में इतने लंबे समय से चोरी हो रही है, अगर जमीन खरीद के मामले में इतना बड़ा बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार हो रहा है और ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है, तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्या कार्रवाई की अब तक? ये चढ़ावे चोरी का मामला जब प्रकाश में आया, उस समय जब गोबर से पैसे बरामद हो रहे हैं, बैंक से पैसे बरामद हो रहे हैं, 80 लाख रुपए अब तक बरामद हुए हैं बताया गया, जबकि धनराशि शायद इससे ज्यादा है जो मुझे जानकारी मिली है। लेकिन मान लीजिए 80 लाख भी हुआ है, तो अब तक इसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई थी, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई थी? ये बातें समझनी चाहिए। जब केजरीवाल जी की यात्रा वहां होती है आनंद फानन में, आप एफआईआर करते हैं, गिरफ्तारी करते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि भाई अगर ईमानदारी से हमारी बात 2021 में ही ये लोग मान लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, बिल्कुल उस समय ही कार्रवाई हो जाती, लेकिन तब कार्रवाई नहीं की गई। चलिए हमसे पहले महिपाल सिंह की बात मान लेते, तब भी ये स्थिति नहीं होती। वो भी छोड़ दीजिए, रजनीश सिंह इनके बीजेपी का मीडिया प्रभारी रहा है, उसकी बात मान लिए होते, उसकी चिट्ठी मान लिए होते। तो आपने बिल्कुल ये समझ रखा था कि भाई ये ट्रस्ट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है और वो चंदा चोर पार्टी के मुखिया हैं, उनके राज में हम जैसे चाहेंगे वैसे चंदा चोरी करेंगे। तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये ट्रस्ट प्रधानमंत्री ने बनाया। और ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें 4 साल तक ज्ञानेश कुमार जी भी रहे हैं। ओह अच्छा। वो ज्ञानेश कुमार भी एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरह प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर इस ट्रस्ट के मेंबर रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी सी जांच पड़ताल की तथ्यों की, तो पता चला कि राम मंदिर की जो लागत है अभी तक वो 1900 करोड़ से 2150 करोड़ के बीच में है। जब ये पूरा बन जाएगा, इन आंकड़ों के मुताबिक हम ये मान सकते हैं जब मंदिर पूरा बन जाएगा, अभी तो पूरा नहीं बना है, कसर है उसके अंदर, तो 1900 करोड़ से 2150 करोड़ रुपए के बीच में कोई रकम खर्च होगी। और अभी तक जितना भुगतान हुआ है वो हुआ है 1600 करोड़, यानी 1600 करोड़ रुपए का अभी तक मंदिर निर्माण के लिए भुगतान हो चुका है। अगर उस इंजीनियर की बात सही है, 40% कमीशन खाया गया, तो इस 1600 करोड़ में 640 करोड़ रुपए का तो किकबैक खाया जा चुका है। 640 करोड़ रुपए तो खाए जा चुके हैं। मैं कह रहा हूं आपको निराशा होगी, हाँ, इसलिए इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, आंकड़ों में थोड़ा इंतजार कीजिए। ये संख्या और काफी बढ़ी हुई मिलेगी, काफी बढ़ी हुई मिलेगी। आप ऐसे सोचिए कि ये मान रहे हैं कि कुंभ के दौरान 16 करोड़ लोग आए श्रद्धालु, और कलेक्शन कितना दिखा रहे हैं? 16 करोड़ लोगों के बीच से मात्र 84 करोड़ रुपए। तो आप मुझे बताइए कि क्या सिर्फ 5 रुपए की दर से एक दर्शनार्थी ने वहां पे दान दिया होगा? आप ये यकीन करेंगे?
जी किसी ने लाख दिया होगा, किसी ने 5 लाख दिया होगा, किसी ने 10 लाख दिया होगा, किसी ने 1000 दिया होगा, किसी ने 500 रुपए दिया होगा। मैं मानता हूं कुछ लोगों ने 5-10 रुपए भी दिया होगा, लेकिन एवरेज तो 100 रुपए मानेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। औसतन 100 रुपए तो दान आया होगा 16 करोड़ लोगों का, तो वो तो 1600 करोड़ हो गया ना। 1600 करोड़ रुपए हो गए। अब आप उसमें दिखा रहे हैं कि साहब 40 दिन में 70 बार चोरी हो गई। अरे भैया 40 दिन की जांच क्यों कर रहे हो आप? आप तो 2021-22 से जब से आरोप लग रहे हैं तब से आप जांच कीजिए ना, पकड़ पकड़ के पूछिए। वैसे तो सबके यहाँ बुलडोजर चलाते हो, डंडे मारते हो, इनकाउंटर करते हो, इन लोगों को भी थोड़ा डराइए धमकाइए चोरों को, क्योंकि इसमें हिम्मत इसलिए नहीं है कि ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल ठीक, एक बिल्कुल दिन इसको का साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा अगर ये अचानक कोई बात आती तो मैं मान लेता कि हाँ भाई ये अचानक अभी जानकारी में आई है और ये सब सारे लोग भोले बाबा हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनको इनकी गलती नहीं है। ये तो लंबे समय से चोरी चल रही है और उसकी जानकारी समय समय पे इन लोगों को दी भी गई, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसको क्या समझा जाए, क्या माना जाए? इसका मतलब ये है कि ये तो अपराधियों का संयुक्त परिवार है। हिंदी के एक महाकवि हुए ना मुक्तिबोध, उनकी कविता है अंधेरे में, तो उसमें एक जगह रात में एक खुफिया किस्म का जलूस निकल रहा है खौफनाक चेहरे वाले लोगों का, तो मुक्तिबोध कहते हैं कि अपराधियों का संयुक्त परिवार जा रहा है। यहाँ जिस तरीके से लीपापोती हो रही है, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर और चंपत राय तक, ये अपराधियों का संयुक्त परिवार लग रहा है। आप मुझे अभय जी एक बात बताइए, हर विषय में सबसे तेजी, सबसे उछलकर, सबसे अग्रिम पंक्ति में आकर बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 दिनों से खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं बोले एक शब्द अब तक? क्यों नहीं ट्वीट किया? क्यों नहीं एक बयान दिया? आप मुझे बताइए ना जी। क्योंकि ये भ्रष्ट ट्रस्ट का गठन उन्होंने ही किया है, तो जब उन्होंने गठन किया है तो बोलेंगे कैसे? अभी तक नहीं बोला उन्होंने। भागवत जी जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक बनते हैं, उन्होंने क्यों नहीं बोला अब तक एक शब्द? क्योंकि उनके लोग शामिल हैं इसमें। अच्छा, एक मैंने आपने इसको आस्था के केंद्र की जगह लूट का केंद्र बना दिया। आपने प्रभु श्री राम के मंदिर को लूटने का जरिया बना लिया अपने लिए। जंगल नहीं छोड़ा आपने, जमीन नहीं छोड़ी आपने, बिजली नहीं छोड़ा, पानी नहीं छोड़ा, स्कूल अस्पताल नहीं छोड़ा, कोयला नहीं छोड़ा, गैस नहीं छोड़ा, सी पोर्ट नहीं छोड़ा, एयरपोर्ट नहीं छोड़ा, अब मंदिर भी नहीं छोड़ रहे हो, मंदिर भी लूट ले रहे हो। मंदिर भी लूट ले रहे हैं। मैंने एक छोटा मोटा तखमीना लगाया है, एक तखमीना तो मैंने आपको 640 करोड़ रुपए का लगाया, जाहिर है कि वो उससे बहुत ज्यादा निकलेगा, लेकिन अभी जितना समझ में आ रहा है मैं न्यूनतम आंकड़ा लेकर चल रहा हूँ, न्यूनतम आंकड़ा, अधिकतम तो कितना भी हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि कम से कम धीरे धीरे 2021 से अभी तक 1000 करोड़ रुपया तो जो दान पात्र हैं 40 उसमें से चोरी किया गया होगा, मोटे तौर पे 1000 करोड़ रुपया इन लोगों ने, इससे कम नहीं, इससे कम चोरी किया गया होगा। उसके बाद कम से कम 500 करोड़ रुपया जमीनें जो अधिग्रहित की गई, खरीदी गई, उनके अंदर चोरी हुआ है। बिल्कुल, हाँ, और चूंकि 1600 करोड़ रुपए मंदिर का अभी तक भुगतान हुआ है, तो 640 करोड़ रुपए कमीशन हो गया। इसका सीधा मतलब है कि ये घोटाला न्यूनतम 2000 करोड़ का है। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्यों नहीं लग रही है इसमें? क्यों नहीं ईडी आ रही है इसमें? क्यों नहीं सीबीआई आ रही है? सब लगना चाहिए, सारे लगने चाहिए। अच्छा, अब एक और प्रश्न उठता है कि जो 8 लोग उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं, ये तो छुटभइये हैं, इनकी तो कोई औकात नहीं है, ये तो इतनी बड़ी रकम खा नहीं सकते। निश्चित रूप से इतना बड़ा घोटाला एक टीम के जरिए हुआ होगा। इस पूरे घोटाले का जो मोटस ऑपरेंडाई है, इसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं, उन्हीं को गिनती के काम में रख लिया उन्होंने। बैंक के टेम्पोररी एम्प्लॉय के तौर पे, गणना कर्मचारी के तौर पे बैंक के, कल मुझे एक पत्रकार ने कहा कि भाई उसमें तो ज्यादातर स्टेट बैंक के एम्प्लॉय हैं। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो? भाई स्टेट बैंक ने कोई विज्ञापन निकाला, वो इनको रखने के लिए प्रक्रिया अपनाई, इसने जिसको कहा उन्होंने रख लिया। तो इसमें जो कई तो इनके आपस के ही रिश्तेदार हैं जो गणना कर्मचारी के रूप में वहां पे काम कर रहे थे। इससे ये साबित होता है कि ये पूरा मिला जुला, जो आप कह रहे हैं बात बिल्कुल ठीक है, कि एक मिला जुला गैंग चला रहे थे ये लोग।
और तो प्रभु पूरी श्री राम के मंदिर को लूट रहे थे। बिल्कुल मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि महमूद गजनवी ने तो सोमनाथ का मंदिर लूटा और भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के गजनवियों ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा। 100% बिल्कुल आपकी बात सही है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। छोड़ी, मेरा कहना है कि ये जो पूरी एक मशीनरी थी घोटाले की, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि मशीनरी है घोटाले की, उसके शीर्ष पर स्थानीय स्तर पर, यानी जो घोटाला करने की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई होगी, उसके शीर्ष पर चंपत राय जी बैठे हुए हैं। चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो अशोक सिंघल के सहयोगी रह चुके हैं। अशोक सिंघल के देहावसान के बाद में उन्हें ही इन सब कामों का इंचार्ज बनाया गया। फिर अनिल मिश्रा इसके अंदर हैं और गोपाल राव हैं, जो जिनका कर्नाटक से संबंध है, और अभी बीच में जाकर वो दत्तात्रेय होसबोले को सारी रिपोर्ट भी दे के आए हैं। हालांकि पुलिस ने मना किया था कि आप नहीं जा सकते अयोध्या छोड़ के, फिर भी वो गए और पूरा वहां पे रिपोर्ट दे के वहां से लौटे। इन दोनों के जो भतीजे थे, चंदन राय और गोपाल राय के भतीजे थे, ये भी लगातार बहुत प्रभावशाली थे इसमें। जो 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 गोपाल राव का भतीजा है, उसके बारे में तो एसआईटी को ये बयान दिया गया है कि एक बोरे में भरकर वो हर थोड़े थोड़े दिन बाद ट्रेन से एक कोई सामग्री कर्नाटक ले जाता था और वहां से खाली हाथ हवाई जहाज में लौट के आता था। और ऐसी यात्राएं वो 50 बार से ज्यादा उसने की। कुछ पता नहीं क्या होता था। जी देखिए अभय जी, एक बात आप समझिए कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए इतने सारे लोग हैं, अयोध्या में इतने संत महात्मा हैं, इतने धर्माचार्य हैं, तो उन पूज्य संतों के जिम्मे आपने क्यों नहीं किया मंदिर का देखरेख? भाई आपने उन लोगों का, जैसे हनुमानगढ़ी जी में हम कल दर्शन करने गए, तो हनुमानगढ़ी का जो पूरा संचालन है वो वहां के संत महात्मा करते हैं। उसमें कोई अधिकारी का कोई लेना देना नहीं, कोई बीजेपी आरएसएस का कोई लेना देना नहीं, वहां कभी चढ़ावे में चोरी की कोई बात नहीं। तो जब यहां पर आप प्रभु श्री राम का मंदिर बना रहे हैं, उसमें आपने अपने अधिकारी रख दिए, उसमें आपने आरएसएस बीजेपी और बीएचपी के लोग रख दिए, उसमें आपने पूरा एक बाहर से बुला के लोगों को रख लिया। भाई गोपाल राव को क्यों वहां पे रखा गया, किस कारण से रखा गया, उनका क्या लोकस बनता है? तो इसलिए ये तो बुलाए इसी काम के लिए गए थे। बिल्कुल। अभी मैं आपको और कागजात दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जी और भी कुछ दिन में कागजात देने वाला हूं कि कैसे वहां के व्यापारियों को गोपाल राव ने जमीनें खरीदवाई हैं अयोध्या में। अच्छा, हाँ। अब इसमें दूसरा एक प्रश्न उठता है, अगर ये 8 लोग जो कि जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं, जो छुटवइये हैं, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा इनकी जेब में 5-10 करोड़ रुपया गया होगा एक व्यक्ति की जोड़ में। ये मान लिया जाएगा एक व्यक्ति ने 10, हम लोग समझने के लिए ये मान के चल रहे हैं, एक व्यक्ति ने 10 करोड़ का घोटाला किया तो ये 80 करोड़ की रकम हुई जो इन लोगों ने खाई होगी। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने जो पैसा खाया होगा निजी तौर पर, हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कुछ गला इन्होंने भी अपना तर्क किया होगा इस पूरी प्रक्रिया में। लेकिन 2000 करोड़ की रकम डकार जाए, इनमें से किसी की क्षमता नहीं है। मैं इसीलिए तो आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं कि चंदा चोर पार्टी ने अपने लोगों को बिठाकर प्रभु श्री राम का मंदिर लुटवाया है और लूट का माल ऊपर से लेके नीचे तक गया है। इसी के कारण अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है जी। वरना आप बताइए, पूरे देश में थू थू हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, चंदा चोर पार्टी की, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग अगर अपनी जुबान खोल देंगे तो हमें मुंह दिखाने को कहीं नहीं मिलेगा। इनका तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जैसे गांवों में होता है, खाना पीना बंद कर देते हैं लोग ऐसे लोगों के घरों में जो मंदिर में चंदा चोरी करते हैं या मंदिर में कोई गहना आभूषण चुराते हैं। तो ये तो बहुत बड़े डकैत हैं। देखिए संजय जी, आप बताइए, प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ली, प्रभु श्री राम की पादुका ही चोरी कर ली, पादुका ही चोरी कर ली। ठीक बात। बताइए, राजा भरत जी ने प्रभु श्री राम की पादुका रख के 14 वर्ष तक शासन किया और भाजपा ने उसी पादुका को ही चोरी कर लिया। बताइए आप। बिल्कुल। तो ये हालत है इनकी। हाँ, देखिए, आप इस भ्रष्टाचार के पहले विसिल ब्लोअर हैं। आपने ही इस भ्रष्टाचार को सबसे पहले इसका पर्दाफाश किया। जब आपने इसका पर्दाफाश किया, देखिए, उस बार में और इस बार में एक फर्क है, मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों के लिए भी बता दूं।
जी जी। जब मैंने पहली बार ये पर्दाफाश किया था तो मुझे देश भर से गालियों के फोन आए थे। तू कैसा आदमी है, तू क्या है, ये कैसे किया वे, तुझे तो तू धर्मद्रोही है, फलाना ढिमका। लेकिन इस बार मुझे ऐसे एक भी फोन पूरे देश से कहीं से नहीं आए, बल्कि लोगों ने मैसेज किए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, और फोन किए हैं कि नहीं भाई साहब ये लोग चोर हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इनको एक्सपोज करके। जी जी, इसका बिल्कुल मतलब कि लोगों का मन आहत हुआ है। अभय जी 72% चढ़ावे में कमी आ गई, यानी उनके मन में अब ये बात बैठ गई, लोगों के उनके मन से भरोसा टूट गया कि भाई यहाँ पे हम चढ़ावा चढ़ाएंगे तो ये सुरक्षित रहेगा। ये भरोसा नहीं रहा लोगों को। बिल्कुल। अब इतने मैं भी राम भक्त आ रहे हैं, अब उन्होंने 72% चढ़ावे में कमी हो जी गई। जी जी। अब मैं एक तथ्य की तरफ आपका ध्यान, जब आपने ये पर्दाफाश किया उस वक्त, तो कुछ पत्रकारों ने भी कुछ जांच पड़ताल की अपने स्तर पर, आपको उसकी जानकारी है, मैं ये जानता हूं। जब कुसुम पाठक से 3 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने जमीन खरीदी, और उसके 2 10 करोड़ मिनट बाद 2 2 करोड़, करोड़ हाँ, उसके 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए में चंपत राय ने ट्रस्ट की तरफ से वो जमीन खरीद ली। तो उन पत्रकारों के सामने 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के पास 2 करोड़ रुपए कहां से आए? क्या ये लोग कोई तीसमार खां हैं, कोई व्यापारी हैं? 2 करोड़ रुपए कहां से आए इनके पास? और तो और ये जो 18.5 करोड़ रुपए इनके खाते में गए, वो कहां गए? क्या इनके खाते में अभी पड़े हुए हैं? इन्होंने उस 18 करोड़ रुपए का क्या किया? भाई रुपया तो ट्रांसफर हुआ ही होगा, तभी तो जमीन का सौदा हुआ। 17 करोड़ ट्रांसफर किया गया था तुरंत, और बाकी जी पैसे उन्होंने जो भी दिए होंगे जी कैश में जैसे। हाँ। और तीसरा प्रश्न पत्रकारों के सामने ये था कि नियमानुसार 1 करोड़ से ऊपर का जो कोई सौदा होता है, उसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को, इनकम टैक्स को देनी पड़ती है। फिर इनकम टैक्स वाले सक्रिय होते हैं, पता लगाते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नियम कानून के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें इनकम टैक्स वो जानकारी भी दी गई होगी, लेकिन इनकम पता टैक्स नहीं दी गई होगी कि नहीं दी गई मुझे, हाँ, कुछ पता नहीं। देखिए प्रक्रिया तो कोई मानी नहीं गई ना। अगर मानी नहीं प्रक्रिया मानी गई होती तो जमीन खरीद के प्रस्ताव तो सबसे पहले इनको मीटिंग में रखना चाहिए था, अपने ट्रस्ट की मीटिंग में पास कराना चाहिए था। उसके भी कोई कागजात नहीं है। मुझे आज तक उसका कोई कागजात तो मुझे मिला नहीं, और ना इन लोगों ने अपनी सफाई में कहीं वो पेश किया। तो पत्रकार लोग उस खोजते हुए उस बैंक तक भी पहुंचे जिस बैंक में इन दोनों का खाता था, लेकिन बैंक वालों ने कोई सहयोग नहीं दिया। उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और बिल्कुल ब्लॉक कर दिया पत्रकारों को। उसके बाद वो जांच वहीं की वहीं रुक गई। किसको मरना है सर, कौन बताएगा? आप सही कह रहे हैं। तो उसमें एक सामान्य ज्ञान हमें ये बताता है, किसकी हिम्मत है कि वो अपना सस्पेंशन करा के घूमे बेचारा। ठीक बात है। सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि ये 2 करोड़ रुपए जो दिए सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक को, ये 2 करोड़ रुपए भी एक ही जगह से आए थे जहां से वो 18.5 करोड़ रुपए आए। 100%। जो आपने कहा ना कि पूरा माफिया वाला मामला चल रहा था, दोनों मामलों में गवाह एक ही हैं, ऋषिकेश उपाध्याय और अनिल मिश्रा। अगर मान लीजिए हम प्राइवेट 4 लोग हैं और कोई खरीद फरोख्त कर रहे हैं जमीनों की, उसमें इन लोगों का क्या लेना देना था? बिल्कुल ठीक बात। क्यों ये गवाह बने उसमें? अब मैं एक राजनीतिक प्रश्न आपसे पूछूंगा। ये सभी प्रश्न राजनीतिक हैं, लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका के ऊपर देखिए, ये तो बात सही है। ये कमेटी बनाई जी पूरी बात कर लूं। देखिए, ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ का इस मंदिर के घोटाले में पहली नजर में कोई हाथ नहीं लगता, क्योंकि अयोध्या पीठ को अलग कर दिया था इन लोगों ने उससे। महंत अवैधनाथ की भूमिका के बावजूद राम जन्मभूमि में इन लोगों ने, आरएसएस ने जब उसमें कब्जा किया ट्रस्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ट्रस्ट बना, आरएसएस ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, अपने लोगों को बैठा दिया, और चालाकी से योगी आदित्यनाथ और उनके गोरख पीठ को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया। योगी आदित्यनाथ जब भूमियां जमीनें खरीदी जा रही थी, 17 गुना, 18 गुना, 20 गुना दामों में भूमि खरीदी जा रही थी, उस प्रक्रिया में ये शामिल नहीं थे। अच्छा, अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चंपत राय से उनकी बनती भी नहीं है, इस बात के भी प्रमाण उपलब्ध हैं। वो चंपत राय को नापसंद भी करते हैं। पिछली मीटिंग में उन्होंने आदेश भी जारी करवाया था कि चंपत राय इस मीटिंग में नहीं आएगा, वो अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है। ये सब आदेश भी जारी कराए थे। लेकिन योगी जी डींगे तो बहुत बार रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें जरूर हाँक रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा,
लेकिन मुझे तो वो इस पूरी लीपापोती में पूरी तरीके से सक्रिय नजर आते हैं। अब आपको उसके हाँ उसके कारण बता दूं, आपकी जी बातों जी, के हाँ कारण वही मैं क्या है? जानना चाहता हूँ आपसे। भाई आप बताइए क्या बयान दे रहे हैं ये? ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी बनाई गई, यानी चोरों के अनुरोध पे एसआईटी बनी। चोर कह रहे हैं भाई एसआईटी बना लो, बन गई एसआईटी। जब एसआईटी ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, मैं जाके वहां पे साक्ष्य देके आया। जब जब अरविंद केजरीवाल वहां पे पहुंच गए तो आनन फानन में ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। याद रखिएगा इस बात को सर, एसआईटी ने एफआईआर नहीं दर्ज कराई, ट्रस्ट ने कराई। ट्रस्ट ने एफआईआर कराई। तो ट्रस्ट ये एफआईआर पहले दिन क्यों नहीं कराया? ट्रस्ट तो ये पहले दिन भी करा सकता था ना ये एफआईआर। बिल्कुल। ट्रस्ट ने एफआईआर पहले दिन तो नहीं कराई। इसका मतलब ये बहुत साफ है कि मंदिर में हुए घोटाले की जांच करने के लिए बना सीएमओ का ट्रस्ट पीएमओ के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट की जांच नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कैसे कर लेगा? ट्रस्ट बनाया पीएमओ ने, एसआईटी बनाई सीएमओ ने, तो कैसे जांच कर लेगा सर? चंपत राय के बारे में यह कहा गया, ट्रस्ट के बारे में, कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोई उनसे जानकारी और साक्ष्य मांगा, उन्होंने इसको भी उपलब्ध नहीं कराया। आय व्यय का ब्यौरा नहीं उपलब्ध कराया प्रधानमंत्री कार्यालय ने। तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय को कुछ नहीं समझता, इसका मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक मामला है। उसको पता है कि राज्य के मुख्यमंत्री हमारा कुछ नहीं कर सकते। उसको पता है ये एसआईटी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके तार तो ऊपर से जुड़े हुए हैं। ये ट्रस्ट तो ऊपर वालों ने बनाया है, आदरणीय मोदी जी ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनाया है। तो कैसे वो कार्रवाई कर देगा? एसआईटी कैसे कार्रवाई करेगी? जी। अच्छा, अब ये मीडिया इन बातों में कुछ बहस तो करवा रहा है, गोदी मीडिया जो है बहस तो करवा रहा है, लेकिन इसमें एक चालाकी चल रही है। और वो चालाकी ये है कि मोदी जी का नाम किसी तरह इसमें ना आने पाए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर तोहमत न लगे। मुंह दिखाई के लिए संघ का वीएचपी का नाम ले लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनको लगातार तमाम सारे आरोपों से अलग निकालते हुए ये लोग इस पूरी बहस को प्रोसेस कर रहे हैं। जी देखिए, गोदी मीडिया का काम क्या है? दिन रात उनको जो एजेंडा पकड़ा दिया जाता है उस पे ही वो बहस करते हैं, वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अभी इस पूरी लड़ाई में आप देखिए, गोदी मीडिया ने कहीं भी न मोदी जी को दोषी ठहराया, न योगी जी को दोषी ठहराया, न चंपत राय को दोषी ठहराया, न किसी की गिरफ्तारी की बात कही, ना किसी को जेल भेजने की बात कही। वो क्या बहस कर रहा है? जो हम लोग दिखा दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, उतना तक वो दिखा देते हैं। अपनी जिम्मेदारी पूरी उनकी। उनकी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई रिपोर्ट हुई तो आप बताइए। मैंने तो खुलेआम कहा जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट दे के मैं आया, एसआईटी को अपनी रिपोर्ट दे के जब मैं आया, अपने सारे कागजात और दस्तावेज दे के जब मैं आया बाहर, तो मैंने एक ही बात कहा कि भैया जो आलोक बंसल ने जमीन बेची है चंपत राय को, वो जमीन आप देख के आइए, अपना कैमरा लेके जाइए और वहां से प्रभु श्री राम का मंदिर कितनी दूर है, उतनी दूर पैदल चल के चले जाइए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये जमीन किस काम के लिए खरीदी गई। यानी आप समझ लीजिए 3 किलोमीटर आगे मंदिर है, 4 किलोमीटर आगे मंदिर है, और वहां पे 4 किलोमीटर आगे जो प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके लिए जमीन खरीदी जा रही है 4 किलोमीटर पहले। तो उसका उपयोग क्या है वो भी स्पष्ट नहीं है। तो जिसको कहा जाता है खुला खेल फर्रुखाबादी, तो खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ। तो इसमें उत्तर प्रदेश चुनाव सिर पे है, तो उसकी राजनीति की भी एक भूमिका है जो शायद आप उसको रेखांकित करना और ट्रेस करना पसंद करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही भंडाफोड़ 1 साल पहले हुआ होता, यानी चुनाव करीब डेढ़ साल दूर होता, तो शायद योगी जी इसके अंदर कोई कार्रवाई करते, गंभीर कार्रवाई करते, या जो घोटालेबाज हैं
उनकी जांच करा के उनको कुछ को अंदर करते हुए दिखाई पड़ते। आज स्थिति यह है कि चूंकि सिर पर चुनाव है और योगी जी को भाजपा आला कमान के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ना है, वरना वो हार जाएंगे। वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव वो लोग हार चुके और उस वक्त भाजपा आला कमान में और इनके बीच में झगड़ा था, तनाव था उनके बीच में। इसकी वजह से ये लोग जितनी अनियमितता कर सकते थे वो नहीं कर पाए। तो इसलिए शायद वो चाहते हैं कि इस वक्त ऐसा कोई काम ना करें जिससे ये मोदी और अमित शाह के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़े। ये भी एक बड़ा मेरे ख्याल से कारण हो सकता है जिसमें योगी जी की दुविधा निकल कर आती है कि वो इसमें वो चंपत राय एंड कंपनी के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सकते जो कार्रवाई वो अन्यथा कर। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए बात क्या है। मैंने जैसा आपको कहा कि जो ट्रस्ट पीएमओ ने बनाया है उसकी जांच योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब मैंने अपने कागजात दिए थे तो मैंने पूछा था साफ तौर पे इन दस्तावेजों को जांच करने का मैंडेट आपका है? उन्होंने कहा नहीं, हम पूछेंगे ऊपर। तो पूछे हैं तो क्या कार्रवाई किया? क्योंकि जमीन घोटाले से संबंधित तहरीर में कुछ भी नहीं लिखा था। आपने पढ़ी होगी वो तहरीर, एफआईआर की कॉपी आपको मिली होगी, आपने पढ़ा होगा। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि इसमें कोई जमीन घोटाला हुआ। अब एक और प्रश्न है, वो ये है कि 2 दिन से मीडिया में खबर उड़ रही है, कल से खबर उड़ रही है कि चंपत राय ने और अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया है। ये बात चलाई जा रही है। अभी शाम को ये पता चला है कि शायद चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, अभी आपके कार्यक्रम में आने के ठीक पहले। लेकिन उससे पहले कल की जहां तक बात है, कल तो इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था। आज दिन में भी ये लोग मना करते रहे, डिनाई करते रहे, बचाने का हर भरसक प्रयास किया उन्होंने जी। लेकिन अभी शायद कंफर्म हुआ है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया। हाँ, मेरे पास एक गोविंद देवगिरी का एक पत्र, जो कि इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, एक पत्र मेरे किसी पत्रकार मित्र ने भेजा है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि चंपत राय और अनिल मिश्र का इस्तीफा उन्हें मिल गया है और इस पर ट्रस्ट की अगली बैठक में वो चर्चा करेंगे, इस विषय चर्चा करेंगे। तो हो सकता है उनके इस प्रस्ताव को ट्रस्ट मना कर दे। हाँ, मना कर दे, बिल्कुल। कि भाई ये लोग देवतुल्य हैं। हाँ, और इन्होंने तो पूरे ईमानदारी से अपना जीवन बिताया है। क्योंकि मुझे इसी प्रकार के तर्क देते हुए लोग मिलते हैं जो कहते हैं वो तो साबूदाना की खिचड़ी खा के रहते हैं, बड़े तपस्वी हैं, त्यागी हैं। तो मैं ये नहीं समझ पाता कि किस प्रकार के तपस्वी और त्यागी हैं, और क्या साबूदाना की खिचड़ी खाने से लोगों का दिमाग काम करना भी बंद कर जाता है? मुझे ये बात नहीं मालूम। इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें वो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद रहे हैं, 24 करोड़ रुपए में नजूल की जमीन खरीद रहे हैं, 55 करोड़ में 9 करोड़ की जमीन तो इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है ना कि चंपत राय जी गड़बड़ी कर रहे हैं। अब वो संत है, महात्मा है, योगी हैं, तपस्वी हैं, ये कैसे माना जाए? इसका प्रमाण क्या है? कैसे माना जाए? तो हो सकता है कि अगर उसमें ये पत्र में लिखा है कि अगली बैठक में इस पे विचार होगा, इस्तीफा उनका आ गया है, तो हो सकता है ट्रस्ट मना कर दे कि भाई आपको इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, नृपेंद्र मिश्र इस प्रकार के बयान भी देते हुए घूम रहे हैं मीडिया में। मैं अब अपनी चर्चा के आखिरी दौर में हैं हम लोग। नृपेंद्र मिश्र इस तरह के बयान देते हुए भी घूम रहे हैं मीडिया में कि उन्होंने ये सिफारिश की है, पता नहीं वो सिफारिश देखी नहीं गई है, लेकिन उन्होंने ये वक्तव्य दिया है कि जिस तरह कई अन्य मंदिरों में और धर्म स्थलों के ऊपर उनके इंतजाम करने वाली संस्थाओं के सीईओ नियुक्त किए गए हैं, उसी तरीके से राम मंदिर में भी एक सीईओ नियुक्त किया जाए। इस वक्त इस सुझाव को आप किस रूप में? ये अधिकारियों के डंडा चलाने का काम नहीं है अभय जी। जी, ये धर्माचार्यों का काम है, पूज्य संतों का काम है, महात्माओं का काम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, अब संचालन की जिम्मेदारी धर्माचार्यों को दीजिए, संत महात्माओं को दीजिए। अब क्यों वहां सीईओ पीईओ क्यों बैठाना चाहते हैं भाई? अभी तक बैठे तो थे आप लोग, आप लोगों के बैठे रहते हुए भी गड़बड़ी हुई, तो क्यों सीईओ पीईओ रखना चाहते हैं वहां पे?
तो ये तो मुझे लगता है कि एक बिल्कुल गलत दिशा में चीजों को ले जाने की बात होगी। यानी अगर इससे एक वास्तव अंदाजा में और मंदिर लगता है। में आप चाहते हैं कि ईमानदारी से सारा काम हो, तो आप धर्माचार्यों के, संतों महात्माओं के भरोसे धार्मिक कार्य को छोड़ दीजिए। एक काम तो छोड़ दीजिए, धार्मिक काम तो छोड़ दीजिए कम से कम। यही संजय जी आपकी दलील से स्पष्ट निकल के आता है कि ये लोग एक काम नहीं करना चाहते, वो ये है कि जो भारत में हिंदू धर्म का जो प्रतिष्ठान है, मंदिरों का और दूसरी जगहों का, उस प्रतिष्ठान को वो साधु संतों के से छीन लेना चाहते हैं, वो शंकराचार्यों से छीन लेना चाहते हैं, वो वैष्णवाचार्यों से छीन लेना चाहते हैं, वो तमाम हिंदू धर्म के जो अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के जो मुखिया हैं, उनसे वो छीन लेना चाहते हैं। ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक वक्तव्य में बताया है कि इस ट्रस्ट से पहले जो ट्रस्ट था, उसमें 4 शंकराचार्य थे, उसके अंदर 12 वैष्णवाचार्य थे और उसमें बहुत सारे अखाड़ों के महंत शामिल थे, उसके अंदर मुखिया शामिल थे। उस सबको क्या भक्त करके रामालय ट्रस्ट जो पहले बना था, जी, जी। तो ये उस ट्रस्ट की शायद बात कर रहे होंगे स्वामी जी और मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई धर्माचार्यों के भरोसे आप क्यों नहीं छोड़ देते हो? आप तो एक्सपोज हो गए, चंदा चोर पार्टी तो एक्सपोज हो गई ना पूरे देश में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप राम के सहारे आए थे और राम ही आपको लेके जाएंगे, जिस प्रकार की चंदा चोरी आपने की है। तो इसका मतलब ये जो घटना हुई है, मैं तो इसे देश में इससे बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं। मोदी की सरकार में ही कौशल विकास मंत्रालय का 10,000 करोड़ का घोटाला है, जिसका सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है उसका। इसको दबा दिया गया सब लोगों ने मिलकर 10,000 करोड़ रुपए घोटाले का। तो 10,000 करोड़ घोटाले से ही छोटा होने के बावजूद भी राजनीतिक महत्व और हिंदुओं की श्रद्धा के संदर्भ में अगर देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा घोटाला है। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब इससे क्या लगता है कि इनकी जो एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार के खिलाफ तेजी से जमा हो रही थी, इसमें मेरे ख्याल से एंटी इनकम्बेंसी में इस घोटाले से एक रेडिकल उछाल आना चाहिए। एक साथ जुड़ती जा रही हैं। भारत का प्रधानमंत्री घुटना टेक प्रधानमंत्री हो गया ट्रंप के आगे, उनका 56 इंची का सीना गायब हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि खराब कर रहे हैं, ही की मेलोडी चॉकलेट, यही सब चल रहा है। महंगाई देश में बढ़ ही रही है अलग से। ईरान से आपने अपने रिश्ते जानबूझ के खराब कर लिए जो परंपरागत रूप से अच्छे थे। अमेरिका रोज आपको कह रहा है कि हम निगरानी करेंगे, रूस से तेल खरीद रहे हो कि नहीं, अगर खरीदते पकड़े गए तो टैरिफ बढ़ा देंगे। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में पेपर लीक हो रहा है, चंदा चोरी हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये इनके ताबूत में आखिरी कील बनेगा। ये पूरा जो खेल इन्होंने किया है और इसके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत बेबाक तरीके से पूरी बात रखी। आपका जो विश्लेषणात्मक जो फ्रेमवर्क है, जो परिप्रेक्ष्य है, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है और उससे पता लगता है कि कितने बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये घोटाला इन्होंने आध्यात्म के साथ किया है, ये घोटाला उन्होंने श्रद्धा के साथ किया है और इस घोटाले की सजा जनता इन्हें जरूर देगी और बहुत जल्दी ही इनको इसकी सजा भी मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। नमस्कार। पर फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने कीमती समय में से कुछ नई परख के दर्शकों के लिए निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, नमस्कार।